Hello students, how are you? I hope you all are fine, you all are good. Okay, I'm also fine. Students, stay at home, be safe, do hard work, obey your parents, follow the rule and regulation fixed by the government. We should follow the ethics. Okay, dear. Now, today we are discussing about new topic, same chapter, business services. Now, next chapter and next topic is next topic RTGS and NEFT and इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग. आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे. RTGS, NEFT और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग. इसके बारे में हम जानते हैं. कुछ बेसिक चीज़ें हमने बैंकिंग की लास्ट क्लास में की थी. आज हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. अगर मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट हो सकता है आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह पर पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपकी सेविंग्स बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, या एक लिमिट लगा दी गई है सेविंग बैंक अकाउंट में जिससे आप अपनी पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट होल्डर को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. उसके लिए हमें 3 चीज़ों ने मदद की. कौन कौन सी? RTGS ने, NEFT ने और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में. इन तीनों में मैं डिफरेंसेस भी बताऊंगा आपको और इन तीनों के पॉइंट्स भी बताना स्टार्ट करूंगा. नाउ इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि आप ऑनलाइन सिस्टम यानी कि नेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सबसे पहली बात. लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपना अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट है, जो बैंक में अकाउंट है आपका, उस अकाउंट को आपको नेट बैंकिंग के लिए ऑपरेट करवाना पड़ेगा. जैसे हम कई बार उसके अंदर जब हम अपना अकाउंट खोलते हैं, खाता खोलते हैं बैंक में, तो उस टाइम पे आपको जो भी ऑप्शन दिए होते हैं उनको टिक करना होता है ताकि बैंक अपने सिस्टम में आपकी जो फैसिलिटी आपने कहा है बैंक को, जिस फैसिलिटी के लिए आपने बोला है, वो फैसिलिटी बैंक आपको दे. तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नेट बैंकिंग ऑन करवाना पड़ेगा बैंक में एप्लीकेशन देके. अगर ऑलरेडी आपने नेट बैंकिंग ऑन किया हुआ है, टिक किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, देखते हैं. इट इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स इन विच ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आप अपनी पेमेंट को कर सकते हो. वो पेमेंट किसके थ्रू जाएगी? नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट हो पाएगी आपकी. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट RTGS. RTGS करते वक्त जब आप पेमेंट करते हो थ्रू RTGS, तो ये बातों का आपको ध्यान करना पड़ेगा. ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये जो भी RTGS करता है या कौन करता है और किसके लिए किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा, कौन मदद करेगा, ये सारी बातें इन RTGS में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहला पॉइंट, ऑपरेटेड बाय RBI. RTGS ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा. पहली बात. फिर इसके अंदर RTGS में क्या कहा गया पॉइंट? RTGS में क्या बोला गया? फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेटेड बाय RBI, और इसने क्या कहा? RTGS system is maintained and operated by the RBI and provides the means of efficient and faster funds transfer among banks. यानी कि बैंकों के बीच में एक बैंक से दूसरे बैंक को अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो RTGS करवा सकते हो. और इसमें कौन ऑपरेट करेगा? इसको RBI के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा. और एक ये फास्टर तरीका है जल्दी से पैसे भेजने का, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. एक ये सिंपल तरीका है और फास्ट तरीका है. नंबर 2, सेटलमेंट की जाती है किस किस के बीच में देखते हैं. RTGS refers to continuous settlement of funds transfer individually
ऑन एन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग। रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट ये दोनों क्या होती हैं, इसके अंदर रियल टाइम होता है और ग्रॉस सेटलमेंट होती है। मैं इसके आपको नोट्स भी भेज दूंगा। देखते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एसबीआई है और पीएनबी है, दो बैंक हैं, ठीक है जी। आपस में ये सेटलमेंट भी कर सकते हैं। जैसे सेटलमेंट कैसे, वो हर एक अकाउंट करता है, हर बैंक करता है। जैसे मान लीजिए पीएनबी ने एसबीआई को आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करनी है या किसी भी तरीके से पेमेंट करनी है, ये सेटलमेंट वर्ड तो हर एक में लगेगा, ई बैंकिंग में और एनईएफटी में, आरटीजीएस में, सेविंग अकाउंट में, कोई भी अकाउंट, किसी भी तरह की पेमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो जो आरबीआई ऑपरेट करती है तो वो सेटलमेंट कर सकती है किसी भी तरीके से। तो सेटलमेंट वर्ड आपका कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आरबीआई बैंक है, एक एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक पंजाब नेशनल बैंक। अब दोनों बैंकों में मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने, शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूँ, कैन आई ओके, पीएनबी ने एसबीआई को पेमेंट करनी है। पीएनबी ने एसबीआई को क्या करनी है, पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए की, और वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को करनी होती है। पीएनबी ने एसबीआई को 10 लाख की पेमेंट करनी है और एसबीआई ने पीएनबी को 3 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। तो उनमें आपस में 3 लाख रुपए एसबीआई जो है पीएनबी को देना चाहता है 3 लाख, और पीएनबी एसबीआई को देना चाहता है 10 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आपस में सेटल हो जाएंगे और पीएनबी एसबीआई को 7 लाख रुपए की पेमेंट कर देगा। आपके अकाउंट में तो प्रॉपर आएंगे, 10 लाख के 10 लाख दिखाई देंगे, और 3 लाख जिस दूसरे अकाउंट में जो डालेगा एसबीआई उसके अकाउंट में दिखाई देगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे नहीं कटेंगे किसी भी अकाउंट होल्डर के। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट है, आपके भाई का अकाउंट है, आपने अपने भाई को पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में दिखाई देगी और आपके भाई के अकाउंट में दिखाई दे जाएगी कि हाँ उसके अकाउंट में जमा हो गई है, ठीक है जी, उसके अकाउंट में पैसे बढ़ गए हैं और आपके अकाउंट से घट गए हैं, ये दिखाई देगा। और मान लीजिए आपके भाई का अकाउंट है पीएनबी में, तो पीएनबी में 3 लाख रुपए दिखाई देंगे डेफिनेटली। तो ये चीज दिखाई देगी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन इंटरनली जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो उसको पेमेंट 10 लाख की करेगा और एसबीआई पीएनबी को करेगा 3 लाख की। तो आपस में 3 लाख रुपए सेटल हो जाएंगे और 7 लाख की पेमेंट उसको कर देगा कौन, पीएनबी एसबीआई को। इसको सेटलमेंट कहते हैं। और वो सेटलमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी अमाउंट की हो सकती है और कितने ही बैंकों की हो सकती है आपस में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसने क्या कहा, रियल टाइम इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस at the time of they are received rather than some later time. So many reaches the beneficiary and beneficiary's bank has the responsibility to credit the beneficiary account within 2 hours. 2 घंटे के अंदर अंदर ये सेटलमेंट हमें दिखाई दे जाएगी और हमारे अकाउंट में पेमेंट हो जाती है। एक ही ज़्यादा 2 घंटे हैं, वैसे तो आजकल तो जल्दी पेमेंट हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। उसने क्या कहा, ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट नेटिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शंस। यानी कि 1-to-1 भी पेमेंट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है 1-to-1, एक से एक, ऐसा भी किया जा सकता है, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर सेटलमेंट भी हो सकती है, या एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को की सेटलमेंट भी की जा सकती है। भाई बहुत सारे कस्टमर्स की भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे 100 कस्टमर हैं जो पीएनबी के, जिन्होंने एसबीआई को पेमेंट करनी है, और एसबीआई के 500 कस्टमर जिसने पीएनबी को करनी है। तो आपस में ये बहुत सारे कस्टमर्स का जो बंच है वो भी सेटलमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है, एक 1-to-1 भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट वर्ड कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, बैंक की किसी भी पॉइंट पे, बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पे सेटलमेंट को हम यूज कर सकते हैं वर्ड को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम
अमाउंट स्टिपुलेशन, यानी कि जो शर्त है हमारी वो ये है कि द आरटीजीएस सिस्टम इज प्राइमरली meant for large value transactions. The minimum amount to be remitted through RTGS rupees 2 lakh, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए, ये शर्त है इसमें। ये नहीं आप 1 रुपए की पेमेंट कर रहे हो आरटीजीएस से, ऐसा नहीं होता। आपको एक ह्यूज अमाउंट, एक हैवी अमाउंट की पेमेंट आप एक दूसरे को कर सकते हो। ओके डियर, ओके। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 2 लाख की पेमेंट करनी है आपको। 2 लाख की पेमेंट मिनिमम है किसके अंदर, आरटीजीएस के अंदर, उसने बात कही है। और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। आरटीजीएस के अंदर 2 लाख रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम कोई भी अमाउंट हो सकता है, ध्यान रखना मेरे बच्चों। नेक्स्ट नंबर 4, एसेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय रेमिटिंग कस्टमर्स। कोई भी जरूरी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय रेमिटिंग कस्टमर्स, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर रहेगी किसमें, क्या डील करते हुए, आरटीजीएस करते हुए, तो आपको वो इंफॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे अमाउंट टू बी रेमिटेड, कितना अमाउंट भेजना है, ये बातें आपको बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद रेमिटिंग कस्टमर्स अकाउंट नंबर विच इज़ टू बी डेबिटेड, जिस भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने हैं उस अकाउंट होल्डर का नंबर और नाम बताना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ बेनिफिशियरी बैंक, जिस बैंक में आप आरटीजीएस कराना चाहते हो, जिसमें आपको पैसे भेजने हैं, उस बैंक का नाम बताना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कस्टमर, उस कस्टमर का नाम बताना पड़ेगा जो भेज रहा है, और जिसको भेजा जाना है वो भी बताना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी कस्टमर, जिसको पैसे भेजने हैं उसका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको आरटीजीएस के लिए ज़रूरी हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स। इसमें टाइम, नंबर 5th पॉइंट, टाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इसमें क्या कहा गया है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस द बेनिफिशियरी branches are expected to receive the funds in real time as soon as funds are transferred by the remitting bank. The beneficiary bank has to credit the beneficiary account within 2 hours. देखो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कितनी अच्छी बात कही, टाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर फंड्स, यानी कि 2 घंटे, 2 आवर के अंडर, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, किसके थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। आपके बैंक, आपके फ़ोन नंबर में, आपने जो फ़ोन नंबर आपने अकाउंट में जब अकाउंट खोला था आपने, उसमें ऐड करवाया हुआ जो नंबर, उस नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। द रेमिटिंग बैंक रिसीव्स ए मैसेज फ्रॉम आरबीआई दैट मनी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू रिसीविंग बैंक। और बैंक टू बैंक जब भी हम करेंगे कोई भी पेमेंट बैंक, तो बैंक के पास भी मैसेज आ जाएगा और बैंक आपको भी मैसेज कर देगा। यानी कि बैंक जो आपस में डील होती है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, इन दोनों के बीच में जो डील होगी वो आपस में बैंकों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आरबीआई के द्वारा, और उस बैंक से आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं या आपके पास पैसे आ गए हैं। सर्विस चार्जेस, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। सर्विस चार्जेस, इन केस ऑफ इनवर्ड ट्रांजेक्शन नो चार्जेस टू बी लेविड फॉर आउटवर्ड ट्रांजेक्शंस, सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी आर लेविड विच डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। यानी कि सर्विस चार्ज भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगी। यानी कि अगर आउटसाइड आपने कोई भी पेमेंट करी है और इनर यानी कि सेम बैंक में और सेम अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, उसमें कुछ नॉमिनल चार्ज लगता है बिल्कुल, लेकिन आप दूसरे अकाउंट में या आउटर बैंक करते हो दूसरे बैंक में, या आप कहीं पे भी करते हो पेमेंट, दूसरे कोई भी बैंक हो सकता है, आपस में पीएनबी टू एसबीआई करते हो, तब आपको चार्ज लगता है और उसमें क्या लगेगा, उसका जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। ये था हमारा
आरटीजीएस का टॉपिक अब हम कवर करते हैं। निफ्ट NEFT का निफ्टी करते हैं और हम ई बैंकिंग करते हैं। निफ्टी बिल्कुल इस जैसा ही है लेकिन कुछ चेंजेस वो क्या है मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT का फुल फॉर्म National Electronic Fund Transfer System is an online system for transferring funds in which transfer of money takes place from one bank to another. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है नेट बैंकिंग के थ्रू, NEFT कहलाता है। इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं? नेट सेटलमेंट बेसिस, वही मैंने बताया था, इसमें भी सेटलमेंट, इसमें भी सेटलमेंट। फुल में इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। मिनिमम मैक्सिमम का इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है, आपका कितना ही मैक्सिमम पेमेंट की जा सकती है। देयर इज नो वैल्यू लिमिट, नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। इसमें मिनिमम मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती, आप कितना ही कम से कम पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, टाइम इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इसमें क्या फंड्स ट्रांसफर नॉर्मली टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे और द मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी कि उसी दिन ट्रांसफर हो जाएगा या अगले दिन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। निफ्टी में सर्विस चार्ज लगता है। ऑल इंडिया कवरेज, ऑल इंडिया में 18,000 बैंक की ब्रांचेज हैं जो निफ्टी के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है। अब आती है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं और 1 लाख रुपए और ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि 11 लाख की आपको रिक्वायरमेंट है, तो 10 लाख की जगह आप 11 लाख रुपए बैंक से निकाल सकते हो, जस्ट लाइक ए लोन की तरह। दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन मैं व्हाट्सअप कर दूंगा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट रेफर्स टू ए फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉन हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट ओपन होता है तभी आप बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो। कैश क्रेडिट, इसी तरह कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट रेफर्स टू ए लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट जस्ट लाइक ए शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, यानी कि इनके बिहाफ पे, इनको शेयर है, बॉन्ड है आपके और आपके स्टॉक है, उसके बिहाफ पे आप लोन ले सकते हो और पैसा रिसीव कर सकते हो। अब बारी आती है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग तो बहुत सिंपल है, यानी कि बैंक के थ्रू सारा ट्रांजेक्शन करना। उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंक्स इन विच ए कस्टमर इज अलाउड टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस over the internet using a personal computer, mobile telephone और हैंडल्ड कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इन सब के थ्रू आप कोई भी पेमेंट एक जगह से दूसरे जगह पर कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट की है, बैंकिंग कार्ड्स, बैंकिंग कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार के साथ लिंक हो जाएगा, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद यूनिफाइड पेमेंट, UPI के थ्रू भी एक ऐप डाउनलोड करो UPI का, उसके बाद आप उसके थ्रू भी अपनी कोई भी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर या एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को या एक वन कस्टमर सो मेनी कस्टमर्स भी पेमेंट कर सकते हो। एक टाइम पे कई कस्टमर की पेमेंट कर सकते हो। माइक्रो ATM, इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल वॉलेट, यानी कि मोबाइल के थ्रू भी आप पेमेंट की जा सकती है। फिर उसके बाद भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, भीम ऐप के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है। फिर पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू पेमेंट की जा सकती है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट की जा सकती है और उसके बाद मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। आज हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, RTGS, NEFT और हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। आज हमने 3 पॉइंट किए। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव फील एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस स्टडी एज वेल एज अकाउंट्स, एनी टाइप ऑफ पॉइंट्स यू कैन फील सम problems, then definitely you can call with me and tell to me by the WhatsApp also. You can leave the message. Okay students,
See you in next video.